हे एवरीवन, कंटिन्यू करते हैं CUET 2022 का प्रिपरेशन और उस कड़ी में हमें अब आगे पढ़ना है चैप्टर इकोसिस्टम। बिकॉज ये चैप्टर आपका जो रेगुलर बोर्ड एग्जाम का कोर्स था उसमें था डिलीटेड, तो अब आपको लेकिन CUET देना है तो उसके लिए तो पढ़ना पड़ेगा। तो हम इस वीडियो में देखते हैं इकोसिस्टम के कुछ की कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। एक बार देखते हैं कि क्या ऐसे टॉपिक्स हैं जो इस चैप्टर में हमें कवर अप करने पड़ेंगे और आसानी से हो जाएगा। पहली बात तो ये बताऊं, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है ना कि हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, बहुत अच्छा वाला। आई थिंक आप लोगों को इसका बेसिक होगा, बिकॉज पहले के जो भी चैप्टर्स थे जो आपने साइंस में पढ़े हैं आपके मिडिल सेक्शन में या 9th-10th में, सेकेंडरी हायर सेकेंडरी में, तब मतलब पढ़ते हैं हम इसके बारे में, तो एक बेसिक आइडिया है। 10th में भी आपके ये चैप्टर्स थे तो आप लोगों ने अच्छे खासे पढ़ रखे होंगे ये चैप्टर, तो बेसिक्स बने हुए हैं। बस अपने को थोड़ा सा एक लेवल ऊपर ले जाते हुए ब्रश अप करना है, दैट्स इट। तो कोई बहुत ज़्यादा ऐसा सोचना नहीं है कि अरे ये तो था नहीं अब यहाँ पढ़ना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आसानी से देखना, चुटकियों में ये चैप्टर हम कवर अप भी कर लेंगे और इसकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज करते हुए हम CUET भी यूँ निकाल लेंगे। क्या कहते हो? बिल्कुल ऐसा ही होने वाला है। तो इसी विश्वास के साथ बच्चों आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं चैप्टर इकोसिस्टम। So as you can see, this is the cover page of the chapter ecosystem, जहाँ पे हम different type of organism कैसे आपस में related हैं एक दूसरे से, कैसे रहते हैं एक सराउंडिंग में, environment पे, उसकी हम बात करेंगे। So ecosystem क्या है? Ecosystem is interaction between the living organism and the non-living environment. So basically एक एरिया में जब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे रहता है, वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होगा बच्चों, वो दो चीज़ों से अटैच्ड होता है या दो चीज़ों से कनेक्टेड होता है। एक तो उसके अराउंड जो भी अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होंगे, उसके सराउंडिंग में जो भी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे, एक तो उससे कनेक्टेड रहेगा, एंड जो उसके आसपास का नॉन लिविंग सराउंडिंग, इन दोनों चीज़ों के साथ ये कनेक्ट होके और फिर कोई एक लिविंग ऑर्गेनिज्म सरवाइव करता है कि नहीं है? कहीं भी रहेंगे तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आसपास के दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स और आसपास का जो भी नॉन लिविंग सराउंडिंग है, दोनों के साथ उसको एक रैपो मेंटेन करना होता है सर्वाइवल के लिए। तो इकोसिस्टम में हम यही पढ़ते हैं कि कैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने सराउंडिंग के साथ कोप अप करके रहता है। सराउंडिंग में उसके लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी आ गए, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी आ गए। लिविंग ऑर्गेनिजम्स से जो इंटरेक्शन है वो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, और मतलब ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में आपने थोड़ा देखा था ना ये कैसे इंटरेक्ट करते हैं आपस में, तो वो चीज़ है। तो समझ में आ गया इकोसिस्टम क्या है, कैसे एक ऑर्गेनिज्म एक एनवायरनमेंट में अपने सराउंडिंग के साथ इंटरेक्ट करके रहता है, सीधी भाषा में। नाउ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, अब थोड़ा टेक्निकल हो जाते हैं। सो इंटरेक्शन ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक। तो जो हमारा बायोटिक है, बायोटिक का मतलब हो गया लिविंग, और एबायोटिक का मतलब हो गया नॉन लिविंग। ठीक है, ये है। एंड दे रिजल्ट इन फिजिकल स्ट्रक्चर दैट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईच टाइप ऑफ इकोसिस्टम। तो ये जो है, ये दोनों का इंटरेक्शन एक ऐसा स्ट्रक्चर को डेवलप करता है जो एक इकोसिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक हो गया। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईच टाइप ऑफ इकोसिस्टम का मतलब क्या हुआ? जैसे कि फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम में आपको क्या मिलेगा? वहाँ का कैरेक्टरिस्टिक अपना होगा। देन इफ़ यू टॉक अबाउट पॉन्ड इकोसिस्टम, तो पॉन्ड इकोसिस्टम का फिर कैरेक्टरिस्टिक अपना चलेगा ना बच्चों। तो सारी इकोसिस्टम जो भी आप लेते हो, ग्रासलैंड इकोसिस्टम उठाओ, उसका एक अपना चलेगा। तो एवरी इकोसिस्टम हैज़ इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक। आई बात समझ में? तो उस हिसाब से ये कह रहा है कि वहाँ का बायोटेक और एबायोटिक कंपोनेंट जो होगा वो डिसाइड करेगा कि एक इकोसिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक कैसा होने वाला है। नाउ आइडेंटिफिकेशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज ऑफ एन इकोसिस्टम गिव्स इट्स स्पीसीज कॉम्पोजिशन। तो एक तो हो गया ईच टाइप ऑफ इकोसिस्टम कैसे डिसाइड होता है, उसका बायोटिक एंड एबायोटिक जो कॉम्बिनेशन है, टोटल कंपोनेंट है वो। अब स्पीसीज कॉम्पोजिशन क्या है, ये भी नाम से समझ में आ रहा है, मतलब बच्चों की स्पीसीज जो हैं एक एरिया में किस तरह के स्पीसीज पाए जाएंगे वो ऑब्वियसली डिफाइन होगा वहाँ के स्पीसीज कॉम्पोजिशन से। ठीक है,
सो स्पीसीज कॉम्पोजिशन, जैसे मैंने कहा कि एक जगह का प्लांट और एनिमल, जो भी ऑर्गेनिजम्स, वेदर इट इज़ प्लांट और एनिमल क्या है, उस हिसाब से स्पीसीज कॉम्पोजिशन वहाँ का डिसाइड हो जाता है। एंड नाउ वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, वर्टिकल यानी कि यूँ, ठीक है। तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि किस लेयर में कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं इन टर्म्स ऑफ ट्रॉफिक लेवल, जो फूड चेन वाला आपने पढ़ा होगा ना, प्राइमरी कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी, ऐसे करके। तो वो लेयर जब हम पढ़ते हैं तो उसको हम स्ट्रैटिफिकेशन कहते हैं। स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब ही आता है कि लेयर वाइज। नाउ द कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम आर सीन टू फंक्शन एज अ यूनिट। तो ये वाला चीज़ आपको अच्छे से समझना होगा। देखो, एक इकोसिस्टम क्या है, लिविंग और नॉन लिविंग का कॉम्बो है। मतलब वहाँ पर कैसे लिविंग और नॉन लिविंग एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके रहते हैं, कैसे, मतलब लिविंग बेसिकली एडजस्ट करके रहता है अपने लिविंग कंपोनेंट से भी और अपने नॉन लिविंग कंपोनेंट के साथ में भी, ठीक है। तो उसको तो वो इकोसिस्टम कहलाता है। लेकिन किसी भी चीज़ को, जैसे हमने कहा कि ग्रासलैंड एक इकोसिस्टम है, डेजर्ट एक इकोसिस्टम है, पॉन्ड एक इकोसिस्टम है, तो क्यों, आखिर ऐसी क्या क्राइटेरिया है जिसके कारण हम किसी को भी इकोसिस्टम मानेंगे? ओके, तो ये चार वो कंपोनेंट है, प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो, न्यूट्रिएंट साइकिल। ये चार चीज़ें हैं जो एक एरिया को, एक पर्टिकुलर जगह को इकोसिस्टम कहलाना है। तो ये चार चीज़ें होनी चाहिए वहाँ पे। कैसे, मैं आपको बताऊँ। देखो, फॉर एग्जाम्पल हम मान के चलते हैं पॉन्ड। पॉन्ड क्या है? ये एक इकोसिस्टम है। पॉन्ड इज एन इकोसिस्टम। भाई आपने पॉन्ड को इकोसिस्टम क्यों बोला? वाई पॉन्ड इज कॉल्ड एन इकोसिस्टम? वाई एक सर्टन छोटा सा एरिया जो घर का एरिया है उसको इकोसिस्टम क्यों नहीं बोल रहे हैं हम? क्यों पॉन्ड को इकोसिस्टम बोला? तो इसके पीछे रीज़न है। रीज़न ये है, जैसे हमने चार कंपोनेंट अभी पढ़े, तो वो चार कंपोनेंट होगा तो वो इकोसिस्टम होगा। तो कैसे? तो देखो, एक इकोसिस्टम में सबसे पहले होना चाहिए प्रोड्यूसर्स, ठीक है। प्रोड्यूसर्स क्या करेंगे? फोटोसिंथेसिस करेंगे। और फोटोसिंथेसिस कैसे करेंगे ये? तो CO2, वाटर, सनलाइट, इनकी मदद से ये फोटोसिंथेसिस करेंगे। तो एटमॉस्फेयर से इसने CO2 लिया, सॉइल से वाटर लिया, सन से सनलाइट लिया। अच्छा, इसने फोटोसिंथेसिस करा। अब इस फोटोसिंथेसिस के बाद इसको कौन खाता है? हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स यानी कि आप यूं कह लो प्राइमरी कंज्यूमर्स, इन्होंने इसको खाया। तो ये हो गए आपके हर्बीवोर्स। तो इन्होंने इसको खाया। खाने के बाद में फिर सेकेंडरी कंज्यूमर आ गए यहाँ पे, सेकेंडरी कंज्यूमर जो कि हो गए कार्निवोर्स। इसको इन्होंने खाया, कार्निवोर्स ने, ठीक है। अब कार्निवोर्स ने जब इनको खाया, ठीक है, ये चल रहा है। अब इसको खाने वाले आगे भी होंगे और सब, ठीक है, ये खाना ये चल रहा है, ईटिंग एंड बीइंग ईटन। अब फाइनली जब ये लोग डेथ हो जाते हैं इनकी, ठीक है, तो डेथ होने के बाद में यहाँ पर नाउ फॉर एग्जाम्पल दे बोथ डाई। तो डाई होने के बाद में ये क्या होते हैं? इनका डिकम्पोजिशन होता है। अब डिकम्पोजिशन होने के बाद में क्या होता है कि न्यूट्रिएंट्स बैक टू द, मैं रेजर्वॉयर लिख रही हूँ अभी, ठीक है। रेजर्वॉयर एज इन, जैसे कि CO2 एयर से लिया था, वाटर सॉइल से लिया था, सनलाइट, तो सनलाइट का तो खैर हम नहीं वो बोलेंगे, लेकिन फॉर एग्जांपल प्रोड्यूसर्स ने अपने आप को मेंटेन करने के लिए इसने नाइट्रोजन भी तो लिया, नॉट फोटोसिंथेसिस के लिए नहीं, लेकिन इसने सॉइल से बाकी मिनरल्स भी तो अब्जॉर्ब करे थे खुद को मेंटेन करने के लिए, समझ रहे हो? तो यहाँ पर मैं कहना ये चाह रही हूँ कि नाइट्रोजन वगैरह इसने लिया, एटमॉस्फेयर से CO2 लिया, तो CO2 तो रेस्पिरेशन से वापस एटमॉस्फेयर में चला गया बच्चों,
है कि नहीं। प्लांट ने जब रेस्पिरेशन किया तो वापस एटमॉस्फेयर में चला गया, और फोटोसिंथेसिस के दौरान इसने जो भी चीज़ें ली तो डिकम्पोज होगा, तो वाटर वगैरह जो रिलीज होगा सॉइल में वापस चला ही जाएगा। नाइट्रोजन इसने सॉइल से लिया था अपने आप को मेंटेन करने के लिए, तो ये भी डिकम्पोजिशन से वापस सॉइल में चला जाएगा। तो कहना ये चाह रहे हैं हम लोग कि एक इकोसिस्टम में एक तो फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्रोडक्शन खुद हुआ, प्रोडक्शन होने के बाद में इसको इसने खाया, इसको इसने खाया, तो इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ पर इस प्रोसेस से एनर्जी फ्लो चला, इसको इसने खाया, इसको इसने खाया, तो यहाँ पर हुआ एनर्जी फ्लो। ठीक है, तो प्रोडक्शन भी हुआ, एनर्जी फ्लो भी हुआ, और जब ये लोग का डेथ हुआ तो डिकम्पोजिशन भी हुआ, और डिकम्पोजिशन के बाद ये जो भी न्यूट्रिएंट्स इनमें थे वो वापस सॉइल में चले भी गए। समझ रहे हो? तो टेक्निकली न्यूट्रिएंट, और सिर्फ मरने से ही न्यूट्रिएंट नहीं चला गया सॉइल में, रेस्पिरेशन से भी जो CO2 एटमॉस्फेयर से आया था वो वापस जा भी रहा है। तो कुल मिला के जो चीज़ जहाँ से आया वो लौट भी रहा है, दैट इज़ न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। मतलब इस प्रोसेस के थ्रू न्यूट्रिएंट साइक्लिंग भी हो रही है। तो एक इकोसिस्टम में क्या क्या हुआ, प्रोडक्टिविटी भी हो रही है, प्रोडक्शन, फोटोसिंथेसिस, एनर्जी फ्लो भी हो रहा है, डेथ होने के बाद डिकम्पोजिशन भी हो रहा है, डिकम्पोजिशन के बाद में न्यूट्रिएंट साइक्लिंग भी हो रहा है। तो वही है कि एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम में ये चारों चीज़ें अगर इंडिपेंडेंटली ऑपरेट होती हैं तो हम उस जगह को एक इकोसिस्टम मानेंगे। अब वो चाहे आपका पॉन्ड हो, अब जैसे कि पॉन्ड इकोसिस्टम ये लिखा हुआ है, तो यहाँ पर सपोज अगर हम पॉन्ड इकोसिस्टम मानते हैं तो यहाँ पर जो प्रोड्यूसर है वो क्या है, वो हो गए आपके फाइटोप्लैंक्टन्स। फाइटोप्लैंक्टन्स को खाने वाले हो गए सपोज ज़ूप्लैंक्टन्स। ज़ूप्लैंक्टन्स को खाने वाले हो गए स्मॉल फिशेस, जो भी छोटे मोटे कीड़े स्मॉल फिशेस हो गए, इनको खाने वाले लार्ज फिशेस हो गए। तो ये तो चलता रहेगा। तो ये हो गया। और डिकम्पोजिशन के लिए पॉन्ड्स में बैक्टीरिया, एल्गी, फंगी हैं, बैक्टीरिया एंड फंगी हैं, तो ये डिकम्पोजिशन करवाएंगे। फाइटोप्लैंक्टन्स के अलावा यहाँ पर एल्गी भी होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। पॉन्ड के साइड में नहीं प्लांट्स वगैरह होते, तो प्रोड्यूसर्स भी हैं एनर्जी फ्लो के लिए, बाकी के लिए स्ट्रैटिफिकेशन भी हो ही रखा है, ये भी है, डिकम्पोजिशन भी हो ही रहा है बैक्टीरिया एंड फंगी की मदद से, एंड चीज़ें जहाँ से आई थी वहाँ से वो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग हो भी रहा है आफ्टर डिकम्पोजिशन। तो दैट इज़ वाई पॉन्ड इज़ एन इकोसिस्टम, ये ध्यान रखना है। तो अगर आपको CUET में क्वेश्चन भी पूछ दिया जाए कि वाई पॉन्ड और एनी अदर इकोसिस्टम, जैसे डेजर्ट हो गया, ग्रासलैंड हो गया, वाई दे आर कॉल्ड इकोसिस्टम, तो उसके मान लो स्टेटमेंट्स दे देते हैं, तो आपको बस वो स्टेटमेंट चूज करना है जहाँ पे लिखा हुआ है कि एन इकोसिस्टम इज कंसिडर्ड एज एन इकोसिस्टम व्हेन दे हैव ऑल दीज 4 पॉइंट्स ऑपरेटिंग टुगेदर, यानी इंडिपेंडेंटली प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग सारा हो रहा है अगर किसी जगह पे, तो वो एक इकोसिस्टम माना जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर। ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, और इकोसिस्टम अब आप समझ ही गए होगे क्या है। तो आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर भी वही बात है बच्चों, जो मैंने अभी आपको इतनी देर से समझाने की मैं कोशिश कर रही थी कि पॉन्ड एज एन इकोसिस्टम जो है वो क्यों है। तो वहाँ पर देखो, यहाँ डिटेल्ड वे में ये पॉइंटर्स दे रखे हैं कि जो एबायोटिक, क्योंकि इकोसिस्टम क्या है, बायोटिक एबायोटिक का कॉम्बो है, तो एबायोटिक में आ गया इसका डिजॉल्व्ड इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस एंड सॉइल डिपॉजिट जो पॉन्ड के बॉटम में होगा। और क्या है, तो वहाँ पे जो सोलर इनपुट है, साइकिल ऑफ टेम्परेचर, डे लेंथ, दीज रेगुलेट्स द रेट्स ऑफ फंक्शन ऑफ एंटायर पॉन्ड। तो वहाँ पे सनलाइट कितनी आई, टेम्परेचर, सनलाइट कितनी आई, उस हिसाब से फिर उसका टेम्परेचर का साइकिल होगा। पानी थोड़ा लेट से गर्म होता है ना बच्चों, तो कितनी देर वो इनिशियल लेवल पे थोड़ा ठंडा ही रहता है, दोपहर के बाद गर्म होता है, रात में थोड़ा गर्म ही रहता है, धीरे से कूल भी तो धीरे धीरे होता है।
और सनलाइट कितना है उस हिसाब से डे लेंथ हो गया। तो ये सारी चीज़ें पॉन्ड की पूरी एक्टिविटी को डिसाइड करता है। क्यों? क्योंकि जितनी देर सनलाइट होगा उस हिसाब से फोटोसिंथेसिस होगा, टेम्परेचर के हिसाब से ऑर्गेनिज्म बिहेवियर भी बदलते हैं, तो ऑल दीज थिंग्स रेगुलेट द एक्टिविटी। उसके बाद में जो मैंने आपको यहाँ पढ़ाया था अभी कि वहाँ पर प्रोड्यूसर्स हैं, तो प्रोड्यूसर्स कौन है? फाइटोप्लैंक्टन हो गए, एल्गी हो गए, फ्लोटिंग एंड सबमर्ज्ड एंड मार्जिनल प्लांट्स जो पॉन्ड के एज पे नहीं होते हैं, सॉइल में लगे हुए, जो थोड़े थोड़े ऊपर दिख रहे होते हैं बाकी अंदर ही रहते हैं, ऐसे करके खूब सारे प्लांट्स होते हैं। तो वो जो हैं सो दे आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। एंड कंज्यूमर्स जो होते हैं दे आर रिप्रेजेंटेड बाय जू प्लैंक्टन, फ्री स्विमिंग एंड बॉटम ड्वेलिंग एनिमल्स, मतलब वही जो मैंने कहा ना, स्मॉल फिश, लार्ज फिश, अलग 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 ग्रुप्स के ऑर्गेनिज्म, वो हो गए। एंड डीकम्पोजर्स ऑलरेडी हैं, बैक्टीरिया, फंगी। ये क्या करते हैं? दे आर प्रेजेंट अबंडेंटली एट द बॉटम ऑफ द पॉन्ड, और वहाँ पर रह के एंड देन डाई आउट हो गए तो वो कर लेते हैं डिकम्पोज। तो इस तरीके से पॉन्ड में सारी चीज़ें बच्चों इंडिपेंडेंटली ऑपरेट हो रही हैं। एंड बेसिक इवेंट्स, मतलब अब देखो ये बेसिक इवेंट्स एक इकोसिस्टम में दे रखा है, ये पॉइंट आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा, इनको देख लीजिए आप। पहला है कन्वर्जन ऑफ इनऑर्गेनिक इनटू ऑर्गेनिक मटेरियल, दैट इज फोटोसिंथेसिस बाय प्रोड्यूसर्स एंड कंजम्पशन ऑफ द ऑटोट्रॉफ बाय हेटेरोट्रॉफ। तो पहला तो यही हो गया, पहले फोटोसिंथेसिस करो और फिर फूड चेन, वो जो एक के बाद एक ऑटोट्रॉफ को हेटेरोट्रॉफ्स ने खाया। उसके बाद डिकम्पोजिशन होगा एंड मिनरलाइजेशन ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर एंड रिलीज देम फॉर यूज बाय ऑटोट्रॉफ। वापस से न्यूट्रिएंट साइक्लिंग करवा दो, थर्ड का मतलब। इस दौरान जो एनर्जी फ्लो है वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में रहेगा, जो मैंने यहाँ पर अभी समझाया था। तो एनर्जी जो है वो सिर्फ यूँ जाएगा, कभी भी उल्टा लौट के नहीं आता है। तो वही यहाँ पर बोला है कि एनर्जी फ्लो टुवर्ड्स द हायर ट्रॉफिक लेवल इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल एंड इट्स डिसिपेशन एंड लॉस्ट एज हीट टू द, मतलब रिमेनिंग, मतलब वो आगे हम पढ़ेंगे कि कंप्लीट एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं होता है, कुछ जो है वो एनवायरनमेंट में एज हीट लॉस्ट भी होता है। नाउ विल कम टू द प्रोडक्टिविटी। मतलब ये जो पॉइंट्स थे कि एक इकोसिस्टम, ये चार चीज़ें मैंने एक बेसिक वे में समझाया था। अब इसकी हम डिटेल में जाएंगे कि प्रोडक्टिविटी में ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनको आपको समझना है। ओके, तो वन बाय वन विल गो। तो प्रोडक्टिविटी में देखो क्या है, द प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एक टर्म आता है, दैट इज द अमाउंट ऑफ बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस पर यूनिट एरिया ओवर अ टाइम पीरियड बाय प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। यानी फोटोसिंथेसिस के बाद में वो जो बायोमास बना, वो जो ऑर्गेनिक मैटर बना, वो कितना बना पर यूनिट एरिया, ठीक है, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इसको हम एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ वेट, दैट इज ग्राम पर इनवर्स पर स्क्वायर, एंड एनर्जी किलो कैलोरी मीटर पर स्क्वायर। तो रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। तो किस रेट से बना रहे हैं, मतलब देखो फोटोसिंथेसिस होगा तो फोटोसिंथेसिस होगा किस स्पीड से? एक होता है ना, अब गाड़ी भी हम चलाते हैं तो एक उसकी स्पीड मेंटेन करते हैं कि नहीं करते हैं, कि हाँ ठीक है 40 किलोमीटर पर आवर चल रहे हैं, तो ये एक स्पीड हो गई ना। अब उसको मेजर करने के अलग अलग तरीके हैं, जैसे कि हम या तो किलोमीटर पर आवर एक अपने लिए एक क्या बोलते हैं, ईजी वे हो जाता है, समझना ईजी हो जाता है, लेकिन हम करने को तो बहुत तरीक़ों से कर सकते हैं। पर मीटर कितनी देर में चल रहा है वो भी निकाल सकते हैं हम, है कि नहीं है? तो यहाँ पर या तो ये ग्राम्स में निकालो या किलो कैलोरी एनर्जी के फॉर्म में निकालो या वेट के टर्म में निकाल लो, किसी भी वे में निकालो, हम निकाल सकते हैं। और किस स्पीड से, यानी हर एक प्लांट जो है वो 1 घंटे में कितना बायोमास दे रहा है, अब वो वेट करके निकालो या फिर उसकी एनर्जी के वे में निकालो, कैसे भी निकाल लो, पर एक टाइम पीरियड हम लेते हैं। तो टाइम पीरियड जैसे पर यूनिट एरिया, यानी कि मान लो हमने एक पर्टिकुलर एरिया ले लिया, मान लो कोलकाता के एक एरिया ले लिया, कोलकाता के इतने सारे प्लांट्स हैं, इसने पूरे साल में कितना प्रोडक्शन किया, तो हो गया ना पर यूनिट एरिया ओवर अ टाइम पीरियड। तो एक एरिया ले लो, कोई भी एक टाइम पीरियड ले लो कि इतने टाइम में कितना बना, तो वो जो चीज़ है, वो जो स्पीड है, उसको हम कहते हैं प्रोडक्टिविटी, कि कितने टाइम में इस एरिया से कितना बायोमास प्रोडक्शन हुआ। मेजर हम 2 तरीक़ों से करेंगे, या तो वेट ले लेंगे उसका या एनर्जी ले लेंगे।
ठीक है, तो ये तो हो गया प्रोडक्टिविटी। अब इसमें दो वेज हैं, एक है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और एक है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इसका बेस्ट तरीका है बच्चों, आप लोगों ने सैलरीज सुनी होंगी ना, एम्प्लॉयज़ की जो सैलरीज होती है, तो जनरली जो सैलरीज होती है वो ग्रॉस होती है कि आपका ग्रॉस सैलरी फॉर एग्जांपल 50,000 है। अब उसमें से आपका ये पीएफ कटा, ये कटा, वो कटा, कटा के आपको इन हैंड कितना मिलता है, तो मान लो इन हैंड जो है वो 44,000 मिल रहा है फॉर एग्जांपल। तो ग्रॉस तो हो गया 50 कि आपका टोटल वो है, लेकिन सब कुछ काट कुट के इन हैंड आपको 44 मिल रहा है, तो वो हो गया आपका नेट कि मिला कितना। बोलने को तो उतना है लेकिन मिला कितना। तो सिमिलरली यहाँ पर भी वही चीज़ है कि प्लांट ने प्रोडक्टिविटी कितनी करी, एक तो वो टोटल हो गया जो ग्रॉस में आ गया, नेट यानी हमें कितना मिला। क्यों? क्योंकि प्लांट खुद के लिए भी तो रखेगा, खुद का भी तो एनर्जी वो इसी प्रोडक्टिविटी से करेगा, तो खुद का वो रेस्पिरेशन करेगा, तो उसके लिए जो भी वो ग्लूकोज वो अपने लिए रखेगा, जो भी बायोमास अपने लिए रख के फिर दुनिया के वो देता है, वो कहलाता है नेट एनपीपी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। दैट इज व्हाई नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज जीपीपी माइनस आर। ठीक है, तो ये जो हो गया ये है इसका नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो ये नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है। सो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज द अवेलेबल बायोमास फॉर द कंजम्पशन टू हेटेरोट्रॉफ्स, यानी प्लांट्स ने अपने खुद के लिए बचा के जो रखा, उसके बाद दुनिया के लिए अवेलेबल, हेटेरोट्रॉफ्स के लिए अब जो अवेलेबल बायोमास है वो एनपीपी कहलाया। इसी में सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी भी आता है। इट इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर, यानी अब जैसे कंज्यूमर्स डाई आउट हो गए या कंज्यूमर के थ्रू जो भी ऑर्गेनिक मैटर अवेलेबल है फॉर आगे के लिए, तो वो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी हो गया। लेकिन प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज बाय द प्रोड्यूसर्स। बहुत सारा मैटर था ना। लर्निंग तो आपको अच्छे से करनी पड़ेगी, यूनिट वगैरह में कन्फ्यूजन रहता है, ध्यान से देख लेना है आप लोगों को, और ये टॉपिक्स ध्यान से समझ लेना बच्चों, क्योंकि दिक्कत आ जाएगी नहीं तो आई थिंक बहुत सारा पढ़ लिया है। अब आज रेस्ट करो, आराम करो, और इसके आगे की टॉपिक्स लेके मैं मिलती हूँ आपसे इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए ऑल कीप वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू चिल्ड्रन।